दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव और सत्ता पक्ष के लिए सत्ता बचाने की कवायद तक ये सारे तामझाम गुणा गणित उठापटक और राहुल गांधी का अमेरिका जाना, उनके आने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, यह 2024 की ही बिसात है। मतलब चाहे जो निकाले जाए, लेकिन जब आप बिसात की बात करेंगे तो 2024 की बिसात है और चुनौती है सत्ता बचाने की, और विपक्ष की चुनौती है सत्ता पाने की। देश में जो कुछ चल रहा है, जितने सवाल हैं, जवाब तो सत्ता के गलियारे से ही आएगी, बल्कि ये कह लीजिए कि सत्ता पे बैठे हुए लोग ही देंगे और कोई दूसरा नहीं देगा, वो प्रधानमंत्री को देना। जो देश में सवाल सुलझ रहे थे, जो देश के सवाल थे, उस सवाल पे प्रधानमंत्री जी का चुप्पी साध जाना और अमेरिका निकल जाना, यह भी सवाल जो देश में 4-5 सवाल हैं, प्रमुख सवाल हैं, उसको मैं पहले आपको सुना देता हूं और बाद में हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, हमारे शिवाजी राय राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे। जो देश के ज्वलंत सवाल थे वो यह थे कि मणिपुर की हालात आपने देखा, आप देख रहे हैं मणिपुर संभलते संभल नहीं रहा। जो लोग कहते थे कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध संभालने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं की देश में मणिपुर है और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। यह सवाल है, इस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समानांतर अध्यादेश के जरिए एक लकीर खींच देना, एक चुनी हुई सरकार को नाकाबिल साबित कर देना, इस पे भी प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सवाल पैदा करती है। एक और सवाल, कर्नाटक के भीतर जो हो रहा है वह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या हो सकता है सत्ता के पक्ष के लोगों को ठीक लग रहा हो। कर्नाटक में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम ने कह दिया है कि हम आपको चावल नहीं देंगे। यह सवाल था, प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए था। और चौथा सवाल है कि पहली बार इस देश में लड़कियां खड़ी हुई हैं न्याय मांगने के लिए, और वो भी वो लड़कियां जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाई हुई हैं, महिला पहलवान। प्रधानमंत्री जी को इस पे कुछ बोलना चाहिए था, उनकी चुप्पी संदेह पैदा करती है। इन्हीं सब सवालों पे आज हम बात करेंगे शिवाजी राय से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी अमेरिका के लिए निकल चुके हैं और राहुल गांधी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, इसलिए आपसे पहला प्रश्न है कि राहुल गांधी जो अमेरिका में सवाल खींच कर आए हैं, जो सवाल पूछ कर आए हैं, जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है, क्या वह जायज था? राहुल जी ने अमेरिका में जो बात कही है, पूरा कार्यक्रम भारतवासियों का था, जो प्रवासी लोग भारत में थे उनके बीच में था और आयोजक मंडल के लोग थे।
उन्होंने कोई ऐसी बात वहां नहीं कहा जो देश की, उन्होंने देश की बात कहा और सत्ता की बात कहा। भारत में जो नया जो नैरेटिव गढ़ा गया मोदी जी के आने के बाद कि मोदी जी देश हैं और देश मोदी जी हैं, मोदी जी की आलोचना देश की आलोचना मानी जाए, ये भारतीय संविधान नहीं कहता है। देश अलग है, प्रधानमंत्री वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव, जनता उनको चुनती है और जनता के विपक्ष अगर जो जनता के सवाल को सदन में खड़ा करे और सदन में बोलने की जगह नहीं मिलेगी, तो दुनिया के बहुत सारे फोरम हैं जहां पर वो अपनी बात को लोग कहेंगे, निश्चित कहेंगे। वो देश की बात को दुनिया जाने कि देश के अंदर देश की सरकार क्या है। हमारे देश के जो अंदर हो रहा है, जो हमारे देश के अंदर की बातें हैं, उसको अगर हम ही जान के रह जाए तो क्या बुराई। अब अंदर तो कुछ रह नहीं गया है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, हम उपग्रह से जुड़े हुए हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, अमेरिका सुनेगा, हमारी बात को सुन रहा है। हम अमेरिका में बैठ के बोल रहे हैं या भारत में बैठ के बोल रहे हैं, चीजें उपग्रह से ही पूरे दुनिया में प्रसारित हो रही है। टेक्नोलॉजी का दौर है। इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, इस दौर में यह बात कहना कि हम कोई बात गुप्त तरीके में रह जाएगी, चुप रह जाएगी, ये बात बेमानी है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं कहा है जो देश के खिलाफ कहा, वो देश के लिए कहा है। और जितनी बातें राहुल गांधी ने कहा है वो देश के हित में कहा है। अगर जो देश के प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं, जाकर कितनी गालियां देते हैं, भर भर गालियां देते हैं, क्या देश को गाली दे रहे थे क्या? तो अगर जो विपक्ष को गाली दे रहे थे तो देश को गाली नहीं दे रहे थे। और राहुल गांधी सरकार की बात कह रहे हैं तो देश को गाली दे रहे हैं क्या? अगर उनके सारे फुटेज निकाले जाए मोदी जी के, और जितने देशों में, 150 देशों में करीब गए हैं वो 8-9 सालों के अंदर, इधर 2 साल से कोरोना के बाद दौरा कम हुआ था उनका, लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मैं अमुक देश से यह चीज तय करके आया। नहीं, इस बार वो अमेरिका जो गए हैं, वहां से जो सौदे होंगे, जो रक्षा सौदा होगा, उसकी तकनीकी भी भारत आएगी। यह हमारे लिए गौरव की बात है। ये केवल भारत के लोगों को कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से भारत के लोगों को लगातार 9 सालों से समझा रखा है कि देश का विकास होगा, और देश का हंगर इंडेक्स में देश जो 107 देश की जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, जो प्रचार कर रही है, 148 से 150 देशों में 148वें स्थान पर, जो दुनिया में कोई इसका नाम इस मीडिया का नहीं लेता, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसलिए एक तो उनकी बात छोड़ दीजिए। भारतीय परंपरा में जब से लोकतंत्र आया और जब से देश में लोकतांत्रिक सरकारें बन रही, चुनाव हो रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जब विदेश जाता है तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम जा रहे हैं और इन मुद्दों पर बात करनी है। और जब वहां से लौट के आता है तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है मैं ये चीजें तय करके आया। तो प्रेस वाले कैसे जानेंगे भाई? प्रेस को तो कोई यहाँ बताया नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आएंगे भी तभी नहीं बताएंगे ना कभी बातें बताए। तो कोई बता दे कि 9.5 सालों में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया, और देश को जानने का तरीका वही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें सवाल आए तो आज कह दे कि टेक्नोलॉजी लेकर के आए। मैं ये जानता हूं कि हथियार और टेक्नोलॉजी 2 अलग अलग चीज है। हथियार खरीदना अलग विषय है, टेक्नोलॉजी का पेटेंट होता है और जिस देश के पास पेटेंट है उसको खरीदना होता है। अब पैसे दीजिए, खरीदिए। भारत में रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, इंग्लैंड से टेक्नोलॉजी जो खरीद के आएगी तो सरकारें टेक्नोलॉजी खरीदती रहेंगी। अभी पैसा दीजिए, अभी खरीदेंगे। तो हथियार के साथ टेक्नोलॉजी मिलेगी, यह बात तो बचकानी बात है। 1 कक्षा 2 का बच्चा भी समझ जाएगा कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं, मिलेगी क्या मुझको। यानी आप कह रहे हैं कि हथियार आ सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी। फिर दूसरी चीज आपने देखा, राफेल खरीदा फ्रांस से, क्या हश्र हुआ उसका, राफेल का घोटाले हुए, सुप्रीम कोर्ट को कैसे मैनेज किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस कैसे राज्यसभा में चला गया, कैसे राज किया गया। आज के तारीख में बात बता दूं, कल आपको पता चलेगा कि मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ने अमेरिका में,
क्योंकि ट्रम्प का बहरहाल जब वो मोदी जी आएंगे तो हम इस पे बात करेंगे कि मोदी जी ने क्या वहां बयान मोदी दिया। जी पर बात तब करेंगे, आपको- मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। आपको गर्व नहीं हो रहा है, आपको गर्व नहीं हो रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री मुझे देश पर गर्व है, और प्रधानमंत्री पे गर्व नहीं है कि दूसरी बार संयुक्त मुझे देश सदन को वो संबोधित करेंगे, हमारे लिए गर्व का विषय है। देश पर गर्व है। मनमोहन सिंह ने ज्वाइंट सदन को संबोधित कर लिया है, पहले किया है। ये बिल क्लिंटन के समय से परंपरा शुरू हुई, ये जानना चाहिए जी कि बिल क्लिंटन के समय से ज्वाइंट सदन को भारत में भी और अमेरिका में भी ये शुरू हुई है, जब वो राष्ट्रपति वहां सुना। तो मनमोहन सिंह ने उसको संबोधित किया, अटल जी ने भी संबोधित किया, और इसको जो है मोदी जी भी संबोधित कर लेंगे। क्या उस संबोधित करने से अमेरिका की पॉलिसी भारत में बदल जाएगी क्या? अच्छा, इस चीज है कि जब मोदी जी गए थे और ट्रम्प सरकार थी वहां, तो उन्होंने एक बार कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार और बाइडेन चुनाव जीत के आए, तो इस दोनों के बीच का अंतर जरा बताइए। यह देश के लिए घातक हुआ कि देश का प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का, किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का वहां प्रचार कर रहा था। ये इलाके में भी दूसरे गांव के प्रधानी के चुनाव में दूसरे गांव के प्रधानी का प्रचार करने नहीं होते, और देश का प्रधानमंत्री भारत जैसे देश जिसकी इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से 5 गुने 7 गुने 10 गुने कम है, चीन की इकोनॉमी से कमजोर है, और दुनिया के ट्रेड वार में जब हम एंट्री कर रहे हैं, गुजर रहे हैं ट्रेड वार से, उस दौर में जाकर देश का प्राइम मिनिस्टर कहता हो कि बात ट्रम्प सरकार अमेरिका को भारत के खिलाफ खड़ा कर देता है, क्योंकि सरकार तो हम बदलती रहेगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहां भी सरकार बदलेगी। तो क्या उनकी नजरिया, और हम वहां किसी पार्टी के लिए या किसी राष्ट्रपति के लिए किसी के लिए वोट मांग ले किसी व्यक्ति के लिए, तो क्या आने वाले की नजरिया मेरे पास ठीक रहेगी? मेरे पास क्या ये कतई ठीक नहीं रह सकती, और गांव में भी नहीं ठीक होती है, ये लोकल भी नहीं ठीक होती है। ये जिन सवालों से मोदी जी पीछा छुड़ा के, ये कह लीजिए एक शब्द, तो उन्होंने हिंदुस्तान में इन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, चाहे वो राहुल गांधी का 20,000 करोड़ वाला मामला हो, या मणिपुर का मामला हो, या क्या कहते हैं केरल में वो FCI वाला मामला हो, या महिला पहलवानों का मामला हो। अगर इस सारे चीजों को देखा जाए तो क्या इन सारे चीजों का जवाब अमेरिका में जाकर दे देंगे क्या, या ये सवाल वहां भी पूछे जाए? बात ये सवाल है, उसका जवाब हम देंगे। लेकिन पहली बार इसलिए सवाल है कि मणिपुर के इस घटना का, जो मणिपुर जल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार मोदी जी। मोदी जी ने वहां उग्रवादियों से चुनाव में मत जो हम मैती जो है समाज के लोग हैं, और वहाँ जो आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ पर कुकी समाज के लोग हैं, तो इन्होंने सबसे पहले उन्हें वादा किया कि हम कुकी समाज के लोग जो आदिवासी ट्राइबल हैं, हम जो इनको भी उस ट्राइबल में शामिल करेंगे। तो सबसे बड़ी मणिपुर जलने के जिम्मेदार मोदी जी हैं, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे। न वहां अमेरिका में जवाब इनको मिलेगा, न भारत में जवाब मिलेगा। दूसरी बात है कि मोदी जी ने पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो उन्होंने भाषण दिया मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सिंगल विंडो सिस्टम, तो डिलीवरी एक जगह से होगी। इसीलिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाके बदलना पड़ा। इसलिए बदलना पड़ा कि उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि डेमोक्रेटिक सेटअप देश में चले, इसलिए बदल दिया। जहां तक उनका बस था, अब यहाँ सरकार नहीं गिरा सकते, जहां सरकार गिरा सकते थे गिराए, और जहां राज्यपाल से चलवाना चाहते थे चलवाए। ये सिंगल विंडो सिस्टम का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का तानाशाही का बिल्कुल इलेक्शन है, जो मोदी जी ने 2014 में बोल चुके हैं। तीसरी बात मैं कह दूं कि जो रेसलर मैदान में है, गोलवरकर के थीम में महिलाएं वस्तु, इसीलिए मोदी जी जो है उसी RSS से उनकी उत्पत्ति है, सबसे बेहतर प्रोडक्ट मोदी जी है। इसलिए महिलाओं को सड़क पर उतरे, महिलाओं को हक मिले, छेड़खानी के खिलाफ महिलाएं खड़ी हों, बलात्कार के खिलाफ महिलाएं खड़ी हों, यह मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं, क्योंकि महिलाओं ने उनसे बताया था, लड़कियों ने उनसे बताया था मोदी जी से ही, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि महिला की छेड़खानी और बलात्कार और महिला खड़ी हो जाए पुरुष के खिलाफ। ये पुरुषवादी समाज के 100% ये कारण है कि वो क्या कहते हैं उसको, ये समर्थक है 100%। अधिक फीसदी आबादी है उसका। और ये गोलवरकर कहते हैं, गोलवरकर की थीम से एक कदम भी मोदी जी इधर उधर नहीं गए। इसीलिए अडानी के सवाल पर भी
जब राहुल गांधी पूछते हैं कि 20,000 करोड़ से कंपनियों का पैसा कहाँ लगा, कौन दिया, किसका है, और मोदी से, अडानी से आपके मोदी की क्या संबंध है, ये जवाब नहीं देते हैं कि गोलवलकर की थीम में देश में 2 कुबेर होंगे, 2 कुबेर होंगे, 2-3 पूंजीपति होने चाहिए देश में। हमारे कुछ एक बड़े करीबी मित्र द्वारा कहा उन्होंने कि 5 साल के अंदर, मैं 2014 में बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर रामदेव की प्रॉपर्टी 1 लाख करोड़ होगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इस देश में 2-3 पूंजीपति होने चाहिए जो दुनिया के बड़े पूंजीपति का मुकाबला करे, देश का माल उनके पास हो। एक गोलवलकर कहते तो अडानी के पैसा जाए और उनको देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बनाना हो, अगर ये गोलवलकर की थीम के मुताबिक, अब मोदी जी से आप सवाल पूछते हो तो आपकी सदस्यता नहीं रहेगी। मैं इसको उनकी सदस्यता खत्म होने की 19 दिन पहले कहा था कि राहुल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मैं लाइव होकर बोला था इस बात को। तो ये बात सारी गोलवलकर में लिखा हुआ है, मोदी जी वही कहा। मोदी जी की अमेरिका यात्रा से देश को लाभ हो रहा है या नुकसान, ये आखिरी सवाल। मोदी जी ने 150 देशों की यात्रा की, वो कहे मैं निवेश लेके आ रहा हूं। जो 150 देशों की यात्रा में उसमें अमेरिका की भी यात्रा थी, और 150 देशों की यात्रा के बाद कितना निवेश आया भारत में, भारत की इकोनॉमी कहां गई? 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज देश में बढ़ गया, 55 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ बढ़ गया, मैंने 100 लाख करोड़ कर्ज ले लिया। एक आदमी का कर्जा तिगुना हो गया। तो अगर जो एक आदमी का तिगुना बढ़ गया तो 150 देशों की यात्रा से, उसमें अमेरिका भी था और लाभ नहीं हुआ, तो चुनाव के दौरान मोदी जी को लाभ हो सकता है, पुलवामा जैसी कोई बात हो सकती है, ये रचना अमेरिका में हो सकता है, जैसा कि 2019 में भी हुआ और 2014 में भी हुआ कि अमेरिका में तय हुआ कि मोदी जी को रेस का घोड़ा बनाना है। इसको मैंने लिखा भी है, कहा भी है। और 14 में जब अमेरिका में, आप उसका नाम भी सर्च कर सकते हैं, उनका नाम है जगदीश नारायण भगवती, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके भाई हैं, वो गुजराती हैं, और वो गाट के अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो WTO के सलाहकार अमेरिका में हैं। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। राहुल गांधी द्वारा 2013 में जो जमीन अधिग्रहण कानून अमेंडमेंट किया गया, उसके प्रतिशोध में, यानी उसके रिकवरी के लिए मोदी जी को लाकर ही जमीन का कानून बदला जाएगा और लेबर लॉ बदला जाएगा। इसके पीछे बड़ा राज अमेरिका का था, अमेरिकी कंपनियों का था, और छोटे और बड़ी कंपनियों को, अमेजॉन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे, वॉलमार्ट जो अमेरिकन कंपनी है, भारत में खुदरा बाजार देना है जो मनमोहन नहीं दे सकते थे, तो खुदरा बाजार पर कैसे कब्जा होगा, इसलिए मोदी को लाया गया। इसकी पूरी रणनीति 2014 में अमेरिका में बनी थी। और कोई ये कहे कि नहीं भारत में चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है, अब जरा सोचिए। आपको पूरा नहीं, आधा समय आपको 2-3-4 सेकंड लूंगा कि ट्रंप महाभियोग किसके लिए आया था? अमेरिकी सीनेट में, क्योंकि KGB की मदद ले लिया था। तो अमेरिका में अगर जो रूस चुनाव को प्रभावित कर सकता है, रूस, तो अमेरिका जैसे देश को प्रभावित करता है, तो मोदी जो अमेरिका गए हैं भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, उनका अंतिम यात्रा है अमेरिका की। और उसी दिन देख लीजिए, संजोग नहीं है, एक रणनीतिक है कि राहुल गांधी लौट के आकर के उसी दिन जब वो जो बाइडेन से मिलेंगे तो 23 पार्टियां पटना में बैठक करेंगी, मीटिंग करेंगी। तो ये दोनों तरफ से रस्साकसी है, जोरदार रस्साकसी है, और चलेगा। अब देखिए तो मैदान है। बीजेपी कह रही है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो विपक्ष के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आपका सहयोग हमें जरूरी है। आप हमें लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप बेहिचक हमको बताएं, हम अपने अगले कार्यक्रम में उसको सुधारेंगे। इसलिए कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि अच्छी खबर, सच्ची खबर, जनता की खबर आप तक उसके आवाज में, उसके अंदाज में पहुंचाए। हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं दीपक कुमार, कैमरामैन संतराल के साथ। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया।